स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। तो कल हमारा जो लॉज ऑफ मोशन का जितने भी न्यूटन्स के लॉज के एप्लीकेशन थे वो सारे खत्म हो चुके थे। ठीक है, कंस्टेंट मोशन पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक सूडो फोर्स भी जान लिया था। सारी कहानी खत्म हो चुकी थी। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होना था, फ्रिक्शन। ठीक, तो फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। वो कंफ्यूज रहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बवाल होता है इस टॉपिक के अंदर। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर इसको चलेंगे और आसान आसान पहले बेस अपना क्लियर करते हैं, आसान 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 प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर एडवांस लेवल की इस पर प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन होता क्या है, आता क्यों है, कारण क्या है, सबके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए जब भी कोई सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, जैसे दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, दोनों मेरे हाथ आपस में कांटेक्ट में है। अगर ये दोनों हाथ क्या है, स्मूथ हैं, ठीक, तो आपस में ये जो कांटेक्ट होंगे इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों जो हाथ का सरफेस है ये क्या है, रफ है। रफ मतलब हम हिंदी में बोल सकते हैं खुरदरा। ठीक है, चिकना नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफ है। तो इसके बीच एक और कांटेक्ट फोर्स आ जाता है, इसके साथ साथ चलता है, वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक, एक फोटो से समझते हैं इसको हम कि ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है हमारे पास, एम मास का ब्लॉक है, सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक, हमारे पास ये सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस है, इफ सरफेस इज स्मूथ, ठीक है, अगर सरफेस स्मूथ है तो हम इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे वो कुछ इस तरीके से बनाते थे। ऊपर नॉर्मल, नीचे क्या है, mg। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऊपर वाला जो फोर्स है ये कौन सा है, नॉर्मल फोर्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ठीक, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है, फील्ड फोर्स है, क्षेत्रीय बल है। ठीक है, फील्ड के कारण आता है, क्षेत्र के कारण आता है, क्षेत्र के कारण, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण आता है। ठीक है, बट हमारा ये जो नॉर्मल फोर्स आया है ये किस वजह से आया, कॉन्टैक्ट की वजह से। ठीक, तो मैंने आपको जब फोर्सेस के बारे में पढ़ाया था, 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उस नेचर के 3 फोर्स और लगते हैं, कौन कौन से, एक टेंशन था, एक फ्रिक्शन था और एक नॉर्मल था। तो हमारे पास अगर सरफेस स्मूथ है तो कांटेक्ट फोर्स क्या आता है, नॉर्मल आता है। लेकिन अगर सरफेस रफ है तो इस तरीके का एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल आता है और एक कांटेक्ट फोर्स और आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आया, ये कब है, जब सरफेस कैसा है, रफ है। तब जो कांटेक्ट फोर्स आया वो फ्रिक्शन भी आया और कौन आया है, नॉर्मल फोर्स आया है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के कांटेक्ट फोर्स आ गए यहाँ पर, एक नॉर्मल एक फ्रिक्शन, जब सरफेस रफ है और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ठीक, जब स्मूथ सरफेस था तब ये कांटेक्ट फोर्स आया था, नॉर्मल फोर्स। ठीक, अब ये फ्रिक्शन है क्या और ये क्यों आया, क्योंकि सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। जैसे ही सरफेस रफ हुआ तो एक फोर्स अपने आप पैदा हो गया जिसको हमने क्या बोल दिया, फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं आर, और ये होता है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है इसका एक कंपोनेंट, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट कौन होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, और एक कंपोनेंट कौन होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। नेट कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। नेट कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट कौन है, नॉर्मल फोर्स है, दूसरा कंपोनेंट कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के लंबवत लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल टू द सरफेस, सरफेस के टेंजेंशियल लगता है। ठीक, अब आता क्यों है ये फ्रिक्शन फोर्स, देखो जब भी कभी कोई चीज
कांटेक्ट में हो, कोई भी बॉडी अगर किसी भी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में हो, ठीक है, ये हमारे पास जो सरफेस है, ये सरफेस का डायग्राम है आपके सामने। हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप लेकर आए और यहाँ पर हमने जूम कर लिया, जूम करके देखा तो हमको सरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, खुरदरा दांत से बने हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक। ऐसे ही जब ब्लॉक का हमने सरफेस देखा तो ब्लॉक का भी सरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। ये एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये आपस में दोनों क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे में फंसे हुए रखे हुए हैं, क्योंकि सरफेस कैसा है, यहाँ पर रफ था, ठीक। तो ये जो रफनेस है, इसी के कारण क्या है, इंटरलॉकिंग है। यहाँ पर कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, इसी वजह से कौन आ जाता है, फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है, मेनली अपोजेस द रिलेटिव मोशन, या फिर टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन। दो काम होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। हमेशा सापेक्षिक गति को ये क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, घर्षण बल, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। हमेशा इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि रिलेटिव मोशन को ये अपोज करे, रोकने की कोशिश करे। जब दो चीजों में रिलेटिव मोशन होता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, या फिर और टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन। देखो, कुछ लोग होते हैं और नालायक किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो नालायकपंती करेंगे। अगर मौका मिल जाएगा तो नालायकपंती करेंगे, और अगर मौका नहीं मिलेगा तो टेंडेंसी तो है उनकी करने की, वैसा ही कुछ फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो अपोज करेगा, और नहीं हो रहा है तो टेंडेंसी रहेगी कि कैसे हो, जल्दी हो, जैसे ही हो वैसे ही मैं क्या कर दूं, अपोज कर दूं, ठीक है। तो जब रिलेटिव मोशन हो रहा है उस टाइम पर, जब अपोज कर रहा है, जो फोर्स अपोज कर रहा है उस रिलेटिव मोशन को, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। इसको नाम दिया है हिंदी में गतिज घर्षण, ठीक है। जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तब उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब टेंडेंसी है, मतलब कोई चीज चल नहीं रही है, आपके घर में बहुत भारी सा बक्सा है या फिर बहुत भारी सी अलमारी रखी हुई है, अलमीरा को जब आप धक्का मार रहे हैं लेकिन वो हिल नहीं रही है, लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थितिज घर्षण, ठीक है। तो हमारे पास अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन फोर्स हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। ये दो तरीके का होता है। कैसा होता है, एक आपके पास क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्थितिज घर्षण। दूसरा क्या था, काइनेटिक, ठीक है, गतिज घर्षण, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो गए। ये क्या है, टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन, ठीक है। और ये क्या है, अपोजेस रिलेटिव मोशन। जब भी कभी टेंडेंसी हो किसी भी रिलेटिव मोशन को अपोज करने की, ठीक है, तब वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब टेंडेंसी भी है और अपोज भी कर रहा है उस टाइम पर कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दो टाइप के फ्रिक्शन हो गए हमारे पास। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कहानी है, क्या नहीं कहानी है, वो हम देखते हैं। देखो, अभी मैंने आपके सामने एक फोटो बनाया था, एक ब्लॉक रखा था जमीन पर एम मास का, ऊपर क्या लग रहा था, एक नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लेते हैं इस डब्बे को आगे धक्का मारा, ठीक है, और ये सरफेस कैसा है, रफ, और इसकी रफनेस कौन बताता है, म्यू। अब देखिए, ये म्यू एस है कि म्यू के है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। म्यू को क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक, हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक, अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
अब ये म्यू क्या बताता है, जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है वो कितना रफ है। कहानी समझ में आ रही है? म्यू किसके बारे में आपको ज्ञान देगा? रफनेस के बारे में ज्ञान देगा कि रफनेस कितनी है सरफेस की। ठीक, अगर ये डब्बा आगे मूव करने की टेंडेंसी है तो इस डब्बे और ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन है। डब्बा आगे जा रहा है तो ग्राउंड उसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। ये लगा फ्रिक्शन। और ये क्या है? आर, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, ये क्या है? एंगल थीटा। इस एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चीजों को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। थीटा को बोला हमने घर्षण कोण, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर आप निकालेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, इसको उठा के ऊपर ले गए, ये रहा फ्रिक्शन। ठीक, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, तो F फ्रिक्शन अपॉन n, ये आपका होता है घर्षण गुणांक। ठीक, अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये पता करने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की क्या है। ठीक, नहीं फ्रिक्शन की औकात है, उससे ज्यादा अगर हम कभी फोर्स लगा देंगे किसी चीज में, ठीक है, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन तक या फिर उससे नीचे तक जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो इन दोनों को बताने के लिए, देखो इन दोनों को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एक और समझना पड़ेगा, इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स, और उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एफएल। और ये क्या होता है? एफएल हिंदी में बोलते हैं ऐसे सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, ठीक है, लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। याद रखिए, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या है? जो भी नॉर्मल रिएक्शन आपका आएगा उस टाइम पर। ठीक है, अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा हम फोर्स लगा देंगे, ठीक, कोई ब्लॉक है अगर वो रखा हुआ है जमीन पर, ठीक है, उसमें हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिए तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कौन सा काम करेगा? काइनेटिक। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक या फिर उससे नीचे तक अगर हम फोर्स लगाते हैं तो आप उस चीज को हिला नहीं पाओगे। ठीक है, हिला नहीं पाओगे क्योंकि उस टाइम पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, ये क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। मान लो कि फ्रिक्शन यहां पर, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझिए। देखो हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, और सरफेस का म्यू दे रखा है 0.2। ठीक है, और हमने कहा यहां पर हम क्या लगा देते हैं? एक फोर्स लगा देते हैं 10 न्यूटन का। ठीक, अब 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया, अब इसके साथ क्या कहानी चल रही होगी? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 10 kg, नीचे क्या लग रहा होगा? 10G, ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल, पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाते हैं, और आगे क्या लगाते हैं? 10 न्यूटन। देखो लिमिट हमेशा फ्रिक्शन क्या लगता है? टेंजेंशियल टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा क्या लगता है? टेंजेंशियल लगता है। तो ये देखो टेंजेंशियल टू द सरफेस। लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू क्या है? 0.2 इंटू एन, हमारे पास कितना है? 10G। 10 से 10 खत्म, 20 न्यूटन। ध्यान से देखो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात क्या है? 10 न्यूटन, 20 न्यूटन लगने की। ठीक है, आगे हम डब्बे को किससे घसीट रहे हैं? 10 न्यूटन से। क्या ब्लॉक चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला। भाई आपके पास बहुत भारी सी अलमीरा है, आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं, अलमीरा नहीं हिल रही है। ठीक है, उस टाइम पे क्यों नहीं हिल रही है? क्योंकि अलमीरा और सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कौन सा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन इतना ज्यादा लग रहा है कि आपका फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, आपका फोर्स उससे ज्यादा ही नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए 10 न्यूटन आगे हमने फोर्स लगाया, पीछे कितना लग सकता है? 20 न्यूटन। तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन? भाई आपने 10 से आगे खींचा, बट पीछे फ्रिक्शन रोकने के लिए कितना अवेलेबल है? 20 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? अब यही 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 ये खेल होता है।
ठीक है, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से हम क्या जान सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो स्टैटिक है। कारण क्या है? क्योंकि जो आगे फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, पीछे जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? देखो, आगे 10 न्यूटन को फोर्स को बैलेंस करने के लिए पीछे हमें कितना चाहिए? केवल 10 ही तो चाहिए। औकात इसकी 20 न्यूटन देने की है, बट रोकने के लिए वो कितना लगाएगा? केवल 10 न्यूटन। ठीक, तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 10 न्यूटन। कहानी समझ में आ रही है? 10 न्यूटन होगी भाई। अगर मान लेते हैं यहां पर और प्लस 5 न्यूटन कर दो, अब ये कितना हो गया? 15 न्यूटन हो गया। तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। भाई सेल्फ एडजस्टिंग है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तक देखिए, अभी तक जो यहां पर फ्रिक्शन है वो कौन सा? स्टैटिक है। और हम म्यू को भी बोलेंगे। इस केस में भी जो म्यू है वो कितना है? 0.2, और इसको नाम दे दिया म्यू एस, क्योंकि ये कोफिशिएंट कौन सा वाला है? स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। यहां पर भी म्यू एस इक्वल्स टू कितना है? 0.2। अब हमने और ऐड कर दिया इसमें 5 न्यूटन, और कितना हो गया? 20 न्यूटन। पीछे औकात कितनी थी? 20 न्यूटन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? 20 न्यूटन। अभी भी डब्बा नहीं हिलने वाला। क्यों? क्योंकि पीछे फोर्स को बैलेंस कर दिया गया। तो अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही होगी वो कितना लग रही होगी? 20 न्यूटन, और इस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू 0.2। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं? प्लस 1 न्यूटन और कर दो, तो टोटल फोर्स कितना आ गया? 21 न्यूटन। अब आगे डब्बे को खींचने वाला फोर्स कितना है? 21 न्यूटन। पीछे रोकने वाला कितना है? मैक्स से मैक्स 20 न्यूटन। क्या रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। अब डब्बा कहां मूव करना चालू कर देगा? आगे। तो क्या फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन अभी भी लगेगा, लेकिन अब उस फ्रिक्शन का नाम हम बदल देंगे, और उस फ्रिक्शन का नाम क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? जितनी लिमिटिंग की होती है, 20 न्यूटन। भाई अब ये डब्बे को रोक नहीं सकता है, लेकिन कोशिश तो करेगा रोकने की। अगर आप 21 न्यूटन फोर्स लगातार लगा रहे हैं तो वो कोशिश कर रहा, रुक नहीं पा रहा, लेकिन आपने 21 न्यूटन फोर्स लगा, इस तरीके 21 न्यूटन फोर्स लगा दिया, आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो कुछ दूर बाद ब्लॉक जाएगा और रुक जाएगा जाके। क्यों? क्योंकि पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। भाई जो वो नालायक आदमी की मैंने बात की, उसकी टेंडेंसी है क्या कि वो नालायकपंती करेगा। आप जब तक सही से चल रहे हैं, आप उससे बच के चल रहे हैं, तब तक तो कहानी ठीक है। लेकिन जहां आपने क्या लिया? प्रिवेंशन नहीं लिया, ठीक है, आपने बचने की कोशिश नहीं की, आपने कहा छोड़ो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपका काम कर देगा। हो सकता है गोली मार दे आप में, आप खत्म हो जाओगे, निपट जाओगे आप। ठीक है, तो वैसे ही फ्रिक्शन का काम है कि अगर फोर्स लगना ये बंद हो गया तो कुछ दूर बाद डब्बा चल के कुछ दूर तक डब्बा चलेगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो कहानी क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कब लगता है? जब ब्लॉक मूव करने लग जाए। और यहां पर जो म्यू है, अब इसको हम बोलेंगे म्यू के, और वैल्यू कितनी होगी? 0.2। देखो म्यू नहीं बदला, म्यू वही था, लेकिन जब तक नहीं चल रहा था तब तक हमने क्या कहा कि वो म्यू एस है, और जब चलने लगा तो क्या हो गया? वो म्यू के हो गया। आप अपने गांव में बाहर से पढ़ के आए हैं, मान लेते हैं, ठीक, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो सब यही बोलेंगे, अरे बाहर से पढ़ के आया है, बीटेक बीटेक करके आया है और गांव में ही आ गया है, यहीं रह रहा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, उस टाइम पर आपकी इमेज अलग होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं गांव में आकर आपकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लग गई, तो कहा अरे वो लड़का बाहर से आया था गाँव में, देखो गाँव में रह के उसकी नौकरी लग गई, ये है वो है, मेंटालिटी बदल जाती है। तो इस टाइम पर मेंटालिटी है वो कौन सी वाली है? म्यू के वाली। और उससे पहले मेंटालिटी थी वो कौन सी वाली थी? म्यू एस वाली। ठीक, तो है एक ही चीज, है एक ही आदमी। जब गांव में आया था तब मेंटालिटी अलग थी, लेकिन जब जॉब लगी तो मेंटालिटी बदल गई। ठीक है, वैसे ही कहानी इसकी है म्यू की, कि जब तक ये डब्बा मूव नहीं किया तब तक जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट था उसको हमने क्या बोल दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। लेकिन जब डब्बा चलने लग गया तो उसका नाम अपने आप बदल के क्या हो गया? म्यू के हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, म्यू एस और म्यू के में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अगर डब्बा चल रहा है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो वो म्यू के हो जाएगा। फोर्स अगर हम ज्यादा लगा रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो वो म्यू के हो जाएगा, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से हम फोर्स कम लगा रहे हैं इस डब्बे को खींचने के लिए तो वो म्यू एस हो जाएगा। इसमें कोई भटकने वाली बात नहीं है कि कब म्यू एस लेंगे कब म्यू के लेंगे, आपको म्यू दिया रहेगा। ठीक है, आप केवल ये फोर्स जानिए कि डब्बे को हम कितने से खींच रहे हैं, या फिर जो फोर्स चलाने वाला है, मोशन को गवर्न करने वाला फोर्स है वो कितना है। अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर म्यू के आएगा,
उसको हम बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और अगर वो गवर्निंग फोर्स मोशन को गवर्न नहीं कर रहा है, वो ताकत तो लगा रहा है चलाने की लेकिन नहीं चला पा रहा है, तो उस टाइम पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, रोकने के लिए। ठीक है, और वहां पर जो म्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे? म्यू एस बोलेंगे। ठीक, तो म्यू के म्यू एस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो म्यू होता है इसके बारे में कुछ खासियत है। ये क्या खासियत है? देखो, सबसे पहली तो बात ये है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक, दूसरी चीज स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी चीज सरफेस के बारे में बताता है। ठीक है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरफेस बहुत रफ हो गए, ठीक है, इन्फिनिटी तक कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, म्यू की वैल्यू माइनस में नहीं होने वाली। तो कुछ चीजें हैं वो म्यू के बारे में आप जान लीजिए। यूनिट लेस है, स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस के बारे में बताता है और जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फिगर बनाया था। ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं। ये मास एम रखा हुआ था, ये नॉर्मल था, मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ पर फ्रिक्शन एफ लग रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आर, ये एंगल थीटा है। तो आपने यहाँ पर अभी टेन थीटा कितना निकाला था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एन। ठीक है, एफ की वैल्यू आपको पता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन अपॉन एन, एन से एन खत्म हुआ तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? म्यू आ गया, एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल गई। टेन इनवर्स म्यू निकालो आप, आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करते हैं और उनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। पहला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, मैं लिखाने के लिए तो बहुत सारी थ्योरी लिखा सकता था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये है वो है, बहुत सारी थ्योरी, लेकिन इतना ज़्यादा भसड़ हो जाती। ठीक है, चीज़ें भी ज़्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेकर चीज़ें समझाई हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? उसके पीछे कारण क्या है कि अभी आपने कहा था कि थोड़ी देर पहले सर आपने बताया था इंटरलॉकिंग हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। हमारे पास देखो, क्लीन कर देते हैं इसको। ये सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है, और इस पर ब्लॉक भी इस तरीके से रखा हुआ था, ऐसे। ये मास का ब्लॉक था, ये इंटरलॉकिंग हो गई। जब तक डब्बा नहीं चल रहा है तब तक इंटरलॉक है। देखो आप जरा ध्यान से, इस तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही डब्बा आगे मूव किया तो ये जो दांत फंसे हुए हैं ना आपस में, दांत टूट जाएंगे। इसके दांत टूट जाएंगे, इस डब्बे के सरफेस के दांत टूट जाएंगे हल्के हल्के, भाई तभी तो निकल पाएगा इंटरलॉकिंग से ये डब्बा। ठीक है, इसके दांत टूट जाएंगे। अगर दांत टूट गए तब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक। तो सीधी सी बात है, दांत टूट गए, फ्रिक्शन हल्का सा क्या हो गया? कम हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं म्यू की वैल्यू भी हल्की सी क्या हो गई? कम हो गई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो डब्बे पर हम अप्लाई कर रहे थे, एफ अप्लाइड। ठीक है, पीछे क्या लग रहा था? फ्रिक्शन। ऊपर क्या था? नॉर्मल। ये क्या था? नेट कांटेक्ट फोर्स। ये एंगल थीटा था। ठीक, और यहां पर क्या है? ये है लाइन फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, तो हमने पहले फोर्स थोड़ा सा लगाया तो फ्रिक्शन ने भी उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक, थोड़ा सा फोर्स लगाया, मान लेते हैं इतना फोर्स लगाया। ठीक, पहले हम 5 न्यूटन लगाया था। पुराने वाले फिगर की बात कर लेते हैं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 20 न्यूटन। और ये हम कितना सबसे पहले लगाया था? 10 की जगह आज हम लगा लेते हैं 5। ठीक है, तो 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लग गया? 5 लग गया। फिर हमने कितना लगाया? यहाँ पर 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना एडजस्ट होके हो गया? 10 न्यूटन हो गया। फिर हमने कितना लगाया? 15 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी एडजस्ट होके कितना हो गया? 15 हो गया। फिर हमने कितना लगाया? 21 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया। ठीक, तो फ्रिक्शन भी एडजस्ट हो गया, कितना हो गया? 20 हो गया।
अब ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन स्टेट, यहां तक ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की, ये वाली 20 न्यूटन। भाई 20 न्यूटन ही तो मैक्सिमम वैल्यू निकल रही थी एफएल, 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 न्यूटन जब तक हमने लगाया तब तक तो ग्राफ ऐसा बना, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही हमने आगे फोर्स कितना लगाया, हमने 21 न्यूटन लगाया। ठीक है, आगे फोर्स हमने लगाया 21 न्यूटन। अब इसके दांत टूट गए होंगे डब्बे के, जब दांत टूट गए तो 20 न्यूटन जो लग रहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब उससे हल्का सा कम हो गया होगा, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ गिरता है और ऐसे फिर कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ये जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है। देखो, ये था लिमिटिंग, लिमिटिंग से हल्का सा स्लाइटली कम हुआ और ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो बदलती नहीं है, वो तो फिक्स रहती है, म्यू इनटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्ट अपने आप को करता है, काइनेटिक नहीं करता है। ठीक है, एक बार जितना लग गया वो लग गया। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देखो ज्यादा लग रहा था, हल्का सा कम हुआ और कौन लगने लग गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग गया। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेते हैं बढ़िया सा एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये 10 kg का एक ब्लॉक है और आगे जो फोर्स लग रहा है वो 10T लग रहा है। म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दे रखा है 0 पॉइंट। ठीक, आपसे बोला गया है फाइंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एट t बराबर 1,2,5 सेकेंड्स। ठीक है, एक हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स हमने डब्बे पर लगा दिया है। ठीक है, कितना, 10T। ये टाइम के हिसाब से बदल रहा है, 1 सेकंड पे कुछ और होगा, 5 सेकंड पे कुछ और होगा, 2 सेकंड्स पे कुछ और होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि बताओ क्या, कि जब t बराबर 1 सेकंड है तब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है। ठीक, और मैग्नीट्यूड उसका कितना है, वैसे ही एक्सीलरेशन कितना है। जब t बराबर 2 है तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, काइनेटिक है कि स्टैटिक है, साथ में एक्सीलरेशन कितना है। जब t बराबर 5 है तो फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक है कि स्टैटिक है, और साथ में मैग्नीट्यूड कितना और एक्सीलरेशन भी बताओ। ठीक है, करते हैं सवाल। एक सवाल में सारे कॉन्सेप्ट धराशायी हो जाएंगे। ठीक, देखो हम इसका सबसे पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये है 10 kg, नीचे क्या लग रहा है 10G, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, आगे क्या लग रहा है 10 इंटू टी, और पीछे क्या लग रहा है F लिमिटिंग, और इसकी वैल्यू कितनी है निकाल लो, म्यू इंटू एन, और इसकी वैल्यू म्यू इंटू एन। म्यू कितना आपके पास 0.1 इंटू एन कितना, एन इक्वल्स टू 10G। ये 10 से 10 खत्म हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। एक काम करते हैं, म्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं, म्यू 0.2 ले लेते हैं, तब ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये 0.2, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2, ये कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक, अच्छा देखो जरा ध्यान से, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जब t बराबर हमारे पास कितना है 1 सेकेंड है, तो यहां पर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 1, और ये कितना आ गया 10 न्यूटन। देखो 10 न्यूटन से डब्बे को खींचा जा रहा है, पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20 न्यूटन। क्या ये डब्बा आगे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक, डब्बा अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया नेचर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो देखो आगे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे लग कितना सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन 20, क्या 20 लगेगा, जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मुझसे एक आदमी लड़ने आया, ठीक है,
अब मेरे पास 10 लोग हैं लड़ने वाले, एक आदमी आया तो क्या मैं 10 को भेज दूंगा मारने के लिए? नहीं ना, एक काफी है उसको मारने के लिए। कहानी समझ में आ रही है? लेकिन अगर उधर से 5 आ गए तो मुझे 5 को भेजना पड़ेगा मारने के लिए, और उधर से 10 आ गए तो 10 को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर 11 आ गए तो भाई हम पिल जाएंगे, क्योंकि हम तो 10 ही लोग हैं। कहानी समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तो डब्बा चल देगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड अगर आगे 10 लग रहा है तो पीछे लिमिटिंग 20 लग सकता था, लेकिन लगेगा कितना? 10 न्यूटन। सेल्फ एडजस्टिंग है, उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि भाई 10 ही की जरूरत है, और हम दें क्यों? है तो हमारे पास जखीरा 20 न्यूटन है, लेकिन हम देंगे कितना? केवल 10 न्यूटन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन बराबर 0 एट टी बराबर 1 सेकंड पर। भाई डब्बा चल ही नहीं रहा, मूव ही नहीं कर रहा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक, केस 2 देखते हैं। एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, फ्री बॉडी बना लेते हैं इसका अलग से। टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर ये 10 kg है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे 10 g, आगे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। अरे भाई टी की जगह 2 रखो, 10 2 20, और पीछे कितना लग रहा था? 20 न्यूटन। ये फ्रिक्शन की औकात है मैक्सिमम। क्या अब भी डब्बा चलेगा? नहीं चल पाएगा भाई, आगे 20 लग रहा है, पीछे बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी, और पूरी जान उसकी कितनी है? 20 न्यूटन। तो डब्बा मूव नहीं करेगा। अगर डब्बा मूव नहीं करेगा तो यहां पर भी जो नेचर है वो कौन सा है? फ्रिक्शन का स्टैटिक। मैग्नीट्यूड कितना है भाई? पूरी लगा दी ताकत इसने, तो 20 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, केस 3 लेते हैं, येलो कलर से लेते हैं। केस 3 एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड। 5 सेकंड की बात करते हैं। तो डब्बे का फिर से फ्री बॉडी, ये 10 kg, ऊपर कितना? नॉर्मल, नीचे कितना है? 10 g, आगे कितना लग रहा है? टी की जगह जैसे ही आप 5 रखोगे तो 5 10 जा 50, और पीछे रोकने वाला कितना है? 20 न्यूटन। अब भाई औकात नहीं है फ्रिक्शन की कि उसको रोक ले। ठीक है, तो डब्बा क्या करेगा? आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा, आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ब्लॉक आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर जो नेचर क्या है? नेचर क्या है फ्रिक्शन का? वो है काइनेटिक। भाई काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, डब्बा मूव कर रहा है। ठीक, अब मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन ही होगा भाई। मैक्सिमम औकात ही है 20 न्यूटन। और काइनेटिक क्या होता है? मैक्सिमम औकात, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, अच्छा हमें एक्सेलरेशन ब्लॉक का बताना है। देखो आगे फोर्स 50, पीछे कितना है? 20, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। न्यूटन का क्या है? सेकंड लॉ लगा दोगे तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ नेट कितना लग रहा है? 50 माइनस 20 इक्वल्स टू एम इंटू ए, 10 इंटू ए। 50 माइनस 20 30 इक्वल्स टू 10 ए। बिंदी से बिंदी खत्म, ए इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यहां पर इन दोनों केस में अब देखो, अभी हमें इस म्यू के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था कि म्यू क्या है। ठीक, लेकिन अब बता सकते हैं कि जब टी बराबर 1 सेकंड था तो यहां पर जो म्यू था ना वो म्यू एस था। टी बराबर 2 सेकंड था तो यहां पर जो म्यू था वो म्यू एस था, और ये 0.2 और ये 0.2। लेकिन इस वाले केस में म्यू क्या हो गया? म्यू के हो गया 0.2, क्योंकि डब्बा चल दिया। यहां पर डब्बा नहीं चल रहा था, यहां पर डब्बा नहीं चल रहा था, तो म्यू की वैल्यू क्या थी? म्यू एस थी 0.2। म्यू एस था, हमने म्यू को क्या बोल दिया? म्यू एस बोल दिया। जब डब्बा चलने लग गया तो हमने म्यू के बोल दिया। ठीक, तो कहानी में मजा आया कि नहीं? आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा इसका एक और चीज देख लेते हैं। हमारे पास जमीन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। सरफेस कैसा? रफ। इसका आपको फ्री बॉडी बनाना है, किस तरीके से बनेगा? ठीक, तो बनाते हैं। ये 10 kg, देखो ध्यान से, डब्बा अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको पीछे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 10 kg ड्यू टू सरफेस। ठीक,
अगर सरफेस का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सरफेस पर किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। भाई न्यूटन ने क्या बोला है, न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बोला है कि कोई भी फोर्स है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन के पेयर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन के पेयर में प्रेजेंट होगा। अगर इसको हमने एक्शन बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू 10 kg। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 10 kg पे किसने फोर्स लगाया, ग्राउंड ने, क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में था। ठीक है, ग्राउंड पे किसने लगाया, 10 kg वाले ने लगाया, क्योंकि वो 10 kg वाले के कांटेक्ट में था। दोनों क्या है, अपोजिट है, दोनों क्या है, टेंजेंशियल लग रहे हैं। आनी समझ में आ रही है, दोनों एक्शन रिएक्शन के पेयर में, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। यही होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है ए और एक ब्लॉक रखा हुआ है बी। ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक, यहां आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 दे रखा है, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 दे रखा है। आपको इसका फ्री बॉडी बनाना है, तो फ्री बॉडी देखो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं ए का। तो देखो ए का आपने फ्री बॉडी बनाया, जरा ध्यान से देखो। बी वाला भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, ए वाला भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है। क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, नहीं है, कोई सापेक्षिक गति नहीं है। भाई दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं ना, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और जहां रिलेटिव मोशन नहीं है वहां फ्रिक्शन तो आना नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं आएगा तो बी और ए के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है वहां पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। कोई फोर्स फ्रिक्शन, कोई फोर्स तो लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, अच्छा ए पर क्या लगेगा, देखो ए पर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ग्राउंड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रहा है। भाई ये अगर आगे जा रहा है तो ये कहां जा रहा होगा, पीछे ही तो जा रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। तो ए पर लगेगा फोर्स ऑन ए, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड या फिर ड्यू टू सरफेस। ठीक है, बी पर कोई नहीं फोर्स लगने वाला, बी पर कोई नहीं फोर्स लगने वाला, बी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हाँ, ऊपर नॉर्मल और नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, बी जी, एम बी जी, और ए पर भी क्या लगेगा, एम ए जी। ठीक है, और आगे कितने से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, बट फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि बी और ए के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। हाँ, ए और बी के बीच में, ए और सरफेस के बीच में है रिलेटिव मोशन, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला केस एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, केवल मैं आपको समझा रहा हूं कि फ्रिक्शन किस तरीके से लगेगा। डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। ठीक, हमारे पास एक ब्लॉक है ए, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, और एक ब्लॉक है बी, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है पीछे। यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है और यहां इन दोनों के बीच में μ2। क्या इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, देखो अब लग जाएगा, क्योंकि ये 10 से इधर जा रहा है, ये 10 से इधर जा रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। दोनों एक दूसरे से कितनी वेलोसिटी से जुदा हो रहे हैं, देखो ये 10 से 20 से दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक, अरे भाई दोनों अपोजिट में, आपके सामने ट्रेन आती है, इधर से आ रही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपकी ट्रेन इधर से आई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप क्या देखोगे, ये ट्रेन कितने से आ रही है, 20 से आ रही है। भाई आपकी भी तो 10 से जा रही है और वो भी आपकी तरफ 10 से आ रही है, तो जुड़ जाएंगी दोनों की स्पीड। ऐसे ही ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से 20 की स्पीड से अलग जा रहे हैं। ठीक, तो हम बी का फ्री बॉडी बनाते हैं। ऊपर क्या आ गया, N1, और नीचे क्या आ गया, mvg। आगे इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये इधर जा रहा है, हम ब्लॉक बी पे बैठ गए, ये इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक, इसी का जो रिएक्शन फोर्स है वो ब्लॉक ए पर कैसा लग जाएगा, ब्लॉक ए पर ऐसा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए ब्लॉक ड्यू टू बी। ऊपर क्या लगेगा, N2, और नीचे क्या लगेगा, MAG। और देखो ब्लॉक ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी तो आगे जा रहा है, तो ग्राउंड भी इसमें क्या लगा देगा, एक पीछे लगा देगा फोर्स, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सरफेस। इस तरीके से ये दोनों के एफबीडी बन जाएंगे। आसान था? अरे भाई क्या था इसमें, कुछ नहीं था, आसान था। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास देखो फ्रिक्शन के पहले तो कॉन्सेप्ट बना लो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे
तो दिक्कत हो जाएगी। स्टैटिक काइनेटिक में डिफरेंस करना सीखो, लगाना सीखो, फ्रिक्शन किस तरीके से लगेगा। हमारे पास एक ब्लॉक है 10 केजी का ही ले लेते हैं, ठीक है, और ये F बराबर लग रहा है 10T फिर से, बट अब ये एंगल कितना है 37 डिग्री। म्यू इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0.5। सवाल वही, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेचर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक at t equals to 2,5, 10 seconds। ठीक, t बराबर 2,5, 10 सेकेंड्स पे आपको सारी कहानी बतानी है। ठीक है, बना लेते हैं इसका फ्री बॉडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारे पास 10 kg है, ऊपर देखो क्या लग रहा होगा, ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा, साथ में इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर 10t sin 37, और इधर क्या आएगा 10t cos 37, पीछे क्या आएगा FL, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन, और नीचे क्या आएगा 10। ठीक, देखो पहले वाले केस में, इससे पहले जो मैंने केस कराया था, आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें ऊपर केवल नॉर्मल अकेला ऊपर लग रहा था। अब देखो नॉर्मल के साथ एक 10t sin 37 और आ गया है, तो n प्लस 10t sin 37 इक्वल्स टू 10g। भाई ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, ऊपर तो कोई मोशन हो नहीं है, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 10g माइनस 10t sin 37, ये 100, g को हमने 100 ले लिया, 10 इंटू साइन 37 क्या होता है 3/5t, 5 2 10, तो 100 माइनस 6t, ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू इंटू एन, एन जो भी निकलेगा। केस लेके चलते हैं, पहला केस फर्स्ट, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब t बराबर 2 सेकेंड है तब क्या कहानी हो रही है, देखो तब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब t बराबर 2 सेकेंड है तो एफ एल इक्वल्स टू म्यू, म्यू कितना है 0.5 इंटू एन, एन कितना 100 माइनस 60, तो 100 माइनस 6 इंटू टी की जगह 2 पड़ गया, तो 5/10 इंटू 100 माइनस 12, 88, ये कितना आ गया 5 2 10, 2 4 जा, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई एफ एल इक्वल्स टू 44 न्यूटन। ठीक, अच्छा ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई कितनी 44 न्यूटन, केस 1 में आई है जब t बराबर 2 सेकंड हमने लिया है। अच्छा आगे घसीटने वाला फोर्स कितना था 10t cos 37, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू टी कितना है 2 इंटू cos 37, 4/5, 5 2 10, 4 2 8 2 16 न्यूटन। देखो जरा ध्यान से, आगे डब्बे को जो घसीटा जा रहा है वो 16 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है, पीछे रोकने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगा है 44 न्यूटन। क्या डब्बा चलेगा, नहीं चलने वाला भाई डब्बा, अगर नहीं चलेगा तो नेचर क्या हो गया फ्रिक्शन का स्टैटिक, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड देखो आगे हम 16 से खींच रहे हैं, पीछे लगना कितना है 44, लग सकता है कितना 44, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना भाई, जितने से आप आगे खींच रहे हो उतना दे देगा, बाकी अपने पास बचा के रखेगा, तो 16 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना हो गया बराबर 0। ठीक, ये कौन सा केस हो गया, केस फर्स्ट। अब देखते हैं केस सेकंड। ठीक, एट t इक्वल्स टू कितना दिया था 2 सेकंड हो गया था 5 सेकंड पर, देखते हैं एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर, तो 5 सेकंड पर फिर से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी आप बना लो, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी क्या नॉर्मल निकालो सबसे पहले, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 100 माइनस 6 इंटू 5, 5 6 30, तो नॉर्मल कितना हो गया 70 न्यूटन। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और म्यू कितना है 0.5 इंटू एन कितना है 70, ये 35 न्यूटन। ठीक,
अच्छा, आगे लगने वाला फोर्स 10t sin 37, तो गवर्निंग फोर्स F गवर्निंग लिख देते हैं। तो फोर्स मोशन को गवर्न कर रहा है वो कितना था, 10t cos 37, तो 10 इंटू टी कितना है, t है 5 इंटू cos 37, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 10 जा 40 न्यूटन। ओहो, देखो जरा ध्यान से, कहानी थोड़ी सी बदल गई। क्या बदल गई, आगे इस डब्बे पर आगे कितना लग रहा है फोर्स, 40 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 35 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल कितना है, n प्लस 10t साइन 37, और नीचे कितना लग रहा है 10g। आगे 40 लग रहा है, पीछे रोकने वाला 35, क्या ये डब्बा चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो यहां पर नेचर क्या हो गया फ्रिक्शन का, नेचर हो गया काइनेटिक, ठीक, नेचर हो गया काइनेटिक। मैग्नीट्यूड कितना है भाई, मैग्नीट्यूड तो अपनी मैक्सिमम औकात ले लेगा 35 न्यूटन। भाई लिमिटिंग वैल्यू तो 35 न्यूटन ही है ना, रोकने की कोशिश कर रहा है, क्या रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। आगे कितना लग रहा था 40, एक्सेलरेशन निकालो तो नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, तो 40 माइनस 35 इक्वल्स टू m इंटू ए, 10 इंटू ए, तो ये कितना आ गया 5/10 इक्वल्स टू ए, तो ए आ गया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन। मेरे हिसाब से टाइम हो गया क्या, देखो मेरे हिसाब से आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, किस तरीके की कहानी चल रही है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास एक वॉल है, इस पर 10 kg का मास चिपका हुआ है, चिपका नहीं, इस तरीके से एक फोर्स ने दबा रखा है, ये अप्लाइड फोर्स है, F अप्लाइड। ठीक, म्यू इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0.5। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो ब्लॉक डज नॉट मूव, डज नॉट स्लिप। ठीक है, मतलब हम किस फोर्स से इस ब्लॉक को दबाएं ताकि ये ब्लॉक नीचे ना खिसके। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, ये 10 kg है, नीचे क्या लग रहा होगा 10g, इधर आपने लगा दिया F, और इस ब्लॉक ने दीवार को धक्का दिया तो दीवार ने इसको इधर नॉर्मल से, भाई कांटेक्ट हो रहा ना दीवार पर, तो कांटेक्ट फोर्स ऐसा लग गया। ठीक है, अच्छा ये डब्बा नीचे गिरने की कोशिश कर रहा होगा, नीचे ही तो आ रहा होगा, नीचे गिरने की कोशिश कर रहा होगा, तो ऊपर कौन रोकेगा इसको, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन। ठीक, अब सब बैलेंस कर दो, क्योंकि डब्बा कहीं नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं म्यू इंटू एन इक्वल्स टू 10g, और म्यू कितना है 0.5 इंटू एन इक्वल्स टू 10g, तो एन बराबर कितना आ गया 10g अपॉन 0.5, ये ऊपर गया तो 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 200 न्यूटन। एन की वैल्यू आ गई, तो यहां पर एफ बराबर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, तो एफ अप्लाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब कल हम करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक, कल जो क्वेश्चन होने वाले हैं दिमाग घूम जाएगा आपका। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम आपसे, धन्यवाद।